हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की विज्ञान का अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण अर्थात ग्रेविटेशन। तो देखिए बच्चों, गुरुत्वाकर्षण से आप सभी लोग परिचित हैं कि हम लोग पृथ्वी से कोई भी वस्तु यदि ऊपर से गिराई जाए पृथ्वी की ओर तो वो हमेशा नीचे की ओर ही गिरती है, कभी भी दाएं बाएं या इधर उधर नहीं जाती है। यदि हम नीचे से कोई वस्तु ऊपर की ओर उछालें तो वो कुछ दूरी ऊपर जाके वापस पृथ्वी पर नीचे गिर जाती है। तो इसके पृथ्वी पर ही गिरने का कारण क्या है कि पृथ्वी जो है प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है और इसी आकर्षण बल को पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण की खोज के पीछे एक कहानी है कि एक वैज्ञानिक थे इंग्लैंड के आइजैक न्यूटन। एक बार वो एक सेब के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि सेब जो है पेड़ से गिरा और सीधा जमीन की ओर आया। तो उस समय उनके मन में विचार आया कि ये सेब जमीन पर ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, या अपनी जगह रुका क्यों नहीं, या दाएं बाएं कहीं और क्यों नहीं गिरा। तो इसी की खोज करते हुए उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की। गुरुत्वाकर्षण बल केवल पृथ्वी का बल नहीं है, बल्कि संसार की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पिंड में गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो उनके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि गुरुत्वाकर्षण क्या है। तो देखिए, विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जो उनके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। वस्तुओं के यह बीच आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। विश्व के सभी पिंड अर्थात पृथ्वी ही नहीं, पृथ्वी पर रहने वाले जितने सजीव और निर्जीव प्राणी हैं सभी पिंड जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पृथ्वी के अलावा अन्य पिंड जैसे चंद्रमा है, तारे हैं, उनमें भी गुरुत्वाकर्षण बल होता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि यदि सभी प्राणी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो वो पृथ्वी की ही ओर क्यों नहीं जाते, पृथ्वी उनकी ओर क्यों नहीं जाते। तो देखिए, उसका मेन कारण है कि गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। हमारा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान की तुलना में बहुत ही कम है, एकदम न्यून है समझ लीजिए। इसलिए हम अपने गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव नहीं कर पाते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान पृथ्वी पर रहने वाले सभी चीज़ों की तुलना में बहुत ज़्यादा है, इसलिए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होता है। देखिए, विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जो उनके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अर्थात जिस पिंड का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उसका गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही अधिक होगा। वस्तुओं के बीच यह आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है और गुरुत्वाकर्षण बल की खोज आइजैक न्यूटन ने की थी। जैसे यदि हम क्लासरूम में दो बच्चे बैठे हैं तो दोनों भी आपस में गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं, एक बच्चा दूसरे पर, दूसरा पहले पर, लेकिन वो आपस में चिपकते क्यों नहीं है। तो इसका कारण मैंने बताया कि हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी का द्रव्यमान जो है हमारी तुलना में बहुत अधिक है। अर्थात पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में हमारा गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल शून्य के बराबर है, इसलिए हम उसका अनुभव नहीं कर सकते। प्रश्न नंबर 2 है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है। अब इसमें एक शब्द आया है सार्वत्रिक नियम। सार्वत्रिक नियम का अर्थ होता है जो संसार में प्रत्येक स्थान पर लागू हो, चाहे वो भारत में हो, अमेरिका में हो, या संसार के किसी भी देश में हो, या अंतरिक्ष में हो, हर जगह पर वो सजीव वस्तुओं पर हो या निर्जीव वस्तुओं पर, सभी पर लागू हो, इस नियम को सार्वत्रिक नियम कहते हैं। तो प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है। तो विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, मतलब उनके बीच का आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है और इसे ही गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये दो पिंड है, एक बड़ा है और एक छोटा है। बड़े वाले को मान लीजिए पृथ्वी है और ये छोटा वाला मान लीजिए चंद्रमा है। पृथ्वी का द्रव्यमान m है और चंद्रमा का द्रव्यमान स्मॉल m है और उनके बीच की दूरी d है। तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल होगा F बराबर कैपिटल G इंटू m अपॉन d स्क्वायर। अर्थात लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के
द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। जो पद अंश में लिखा होता है उसका अर्थ होता है समानुपाती और जो हर में लिखा होता है वो होता है व्युत्क्रमानुपाती। और जी यहाँ पर जो है गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। देखिए F बराबर गुरुत्वाकर्षण बल है, m पृथ्वी का द्रव्यमान है, m वस्तु का द्रव्यमान है, d पृथ्वी और वस्तु के बीच की दूरी है। अब वो वस्तु कुछ भी हो सकती है, कोई सजीव वस्तु भी हो सकती है, निर्जीव भी हो सकती है, या कोई खगोलीय पिंड जैसे चंद्रमा तारे कुछ भी हो सकता है। और d जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, कैपिटल G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहलाता है और इसका मान जो होता है 6.673 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की घात ऋण 2 होता है। और इसको यदि हम किसी सवाल में इसका मान रखते हैं तो इसका मान लगभग 6.673 की जगह 6.7 लिख देते हैं गुणे 10⁻11। अब देखिए, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, सार्वत्रिक नियम मतलब यूनिवर्सल लॉ वह नियम होता है जो सभी वस्तुओं पर लागू होता है, चाहे वह वस्तु बड़ी हो या छोटी हो, चाहे वह खगोलीय हो या पार्थिव हो, मतलब चाहे वह पृथ्वी पर हो या अंतरिक्ष में हो, छोटी हो या बड़ी हो, सजीव हो या निर्जीव हो। जो नियम सभी वस्तुओं पर लागू होता है वह सार्वत्रिक नियम कहलाता है, चाहे वह गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम हो या अन्य कोई सार्वत्रिक नियम हो। अगला प्रश्न एक न्यूमेरिकल है। एक प्रश्न है, दिया है कि पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणे 10⁻24 किलोग्राम है और चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 गुणे 10⁻22 किलोग्राम है। यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 3.84 गुणे 10�5 किलोमीटर है तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिकलन कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो प्रश्न में हमें जो दिया होता है हम उसको लिख लेते हैं। हमें दिया है पृथ्वी का द्रव्यमान किलोग्राम में दिया है और द्रव्यमान की मानक इकाई भी किलोग्राम ही होती है, तो हमने इसको लिख दिया जैसे का तैसा 6 गुणे 10⁻24 किलोग्राम। चंद्रमा का द्रव्यमान दिया हुआ था 7.4 गुणे 10⁻22 किलोग्राम, इसकी इकाई भी किलोग्राम है तो इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी दी थी d बराबर 3.84 गुणे 10�5 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पर किलोमीटर दिया है, जबकि हमने पढ़ा है भौतिक राशियों में कि दूरी की इकाई मीटर होती है। तो हम सबसे पहले हमें किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा। तो मीटर में बदलने के लिए, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए इस राशि में हम 1000 का गुणा कर देंगे तो यह मीटर में बदल जाएगी। तो लिखा था 3.84 गुणे 10�5, हमने इसमें 1000 का गुणा कर दिया तो ये मीटर में चेंज हो गई। अब 1000 को हमने लिख लिया 10�3, तो कुल मान हो गया 3.84 गुणे 10�8 मीटर, क्योंकि आधार समान होने पर घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो इसका भी आधार 10 है, इसका भी आधार 10 है, तो 5 और 3 आपस में जुड़कर हो गया 8। तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी आ गई 3.84 गुणे 10�8 मीटर। अब हमने पढ़ा था सूत्र F बराबर G/m/d²। जी का मान हमें दिया हुआ है 6.7 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर की घात 2 और किलोग्राम की घात ऋण 2। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि हमें इसका यहाँ पे मात्रक भी लिखना है। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणे 10⁻24 किलोग्राम, चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 गुणे 10⁻22 किलोग्राम और दोनों के बीच की दूरी दी हुई है और हमने उसका वर्ग कर दिया। अब देखिए यहाँ पर जैसे संख्याओं का आपस में गुणा होता है उसी तरह मात्रकों का भी आपस में गुणा होता है। अब देखिए यहाँ किलोग्राम की घात ऋण 2 थी और यहाँ पर किलोग्राम और गुणे किलोग्राम। अगर किलोग्राम का किलोग्राम में गुणा होगा तो इसकी घात हो जाएगी +2। अब देखिए +2 से ये -2 जो है कट जाएगा, तो यहाँ पर किलोग्राम हम इसको इसमें नहीं लिखेंगे। मीटर स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर हमने इसका नीचे वर्ग किया तो इस यहाँ मीटर की घात भी 2 हो जाएगी। अंश और हर की घात अगर आपस में बराबर हो तो वो भी आपस में कट जाएगी, तो यहाँ मीटर भी कट गया, बचा केवल न्यूटन। तो इनका देखिए लिख रहा हमने 6.7 गुणे 6 गुणे 7.4 और जितने आधार 10 की घात थी सबको एक साथ लिख लिया। 10 की घात ऋण 11, 10 की घात 24 और 10 की घात 22। और यहाँ पर हमने 3.84 का वर्ग किया तो आ गया 14.7456 और 10 की घात 8 का वर्ग किया तो 10 की घात 16 हो गया।
ठीक है। घातांकों का वर्ग करने पर 8 64 नहीं होगा, बल्कि आपस में गुणा होता है। 8 दूनी 16। तीनों राशियों का हमने गुणा किया 6.76 और 7.4 का, तो आ गया 297.48। यहाँ पर देखिए हमने घातांकों के नियम में पढ़ा है गणित में कि धनात्मक अगर आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं या घट जाती हैं। तो देखिए दोनों धनात्मक हैं 24 और 22, तो दोनों को जोड़कर हमने लिख दिया यहाँ पर 24 और 22, ठीक है। और 24 और 22 हो गया हमारे पास 46। 46 में से 11 घटा दिए तो आ गया 35। अब यहाँ 10 की घात जो 16 हर में लिखा हुआ था इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात धनात्मक से ऋणात्मक हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख दिया गुणे 10 की घात ऋण 16। अब देखिए 35 माइनस 16 आ गया 19। तो यहाँ पर 297.48 में जब 14.745 का भाग देंगे तो आ जाएगा 20.74 और गुणे यहाँ पे 10 की घात 19। घातांकों के नियम में हमने पढ़ा था दशमलव के नियम में कि इसको हम 10 की घात के रूप में चेंज कर सकते हैं। 20.17 को हमने 2.017 लिख दिया और इसको दशमलव को जो हमने एक स्थान आगे बढ़ाया उसके स्थान पर 10 का गुणा कर दिया। तो आंसर हमारा आ जाएगा F बराबर 2.02 गुणे 10 की घात 20 न्यूटन। यहाँ पर 2 इसलिए आ गया क्योंकि देखिए यहाँ पर 7 है। अगर दशमलव के बाद तीसरा अंक 5 या 5 से अधिक है तो हम दूसरे अंक में एक जोड़ देते हैं और तीसरे अंक को छोड़ देते हैं। यहाँ पर तीसरा अंक 7 है, मतलब 5 से अधिक है, तो हमने इसके पहले अंक में एक जोड़ दिया तो ये हो गया 2 और इसको हमने छोड़ दिया। तो हमारा उत्तर आ गया। अतः पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल 2.02 गुणे 10 की घात 20 न्यूटन है। देखिए बल का मात्रक न्यूटन होता है। ये हम बल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब देखिए ये तो था पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी लगभग 3 लाख किलोमीटर है। लेकिन यदि कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर ही है तो हम पृथ्वी और चंद्रमा उस वस्तु के बीच की दूरी लिखेंगे 6.4 गुणे 10 की घात मीटर। ये 6.4 गुणे 10 की घात मीटर क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या है, मतलब पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के सतह के बीच की दूरी है। तो यदि कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर है तो हम d का मान लिखेंगे 6.4 गुणे 10 की घात मीटर, 10 की घात 6 मीटर। अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व लिखिए। मतलब गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है उसका उपयोग क्या है, इसके द्वारा हमें क्या क्या चीजें पता चले। देखिए गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम ऐसी अनेक परिघटनाओं की व्याख्या करता है जो असंबद्ध मानी जाती थी। जैसे हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, हम पृथ्वी पर चलते ही क्यों हैं, उड़ क्यों नहीं पाते हैं, तो इसका व्याख्या भी गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के द्वारा ही हो पाई कि पृथ्वी जो है गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा हमें अपने आप से बांधे रखती है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर गति क्यों करता, अगर पृथ्वी में गिरता क्यों नहीं है, पृथ्वी से दूर क्यों नहीं जाता, तो उसकी व्याख्या भी गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के द्वारा की गई कि दोनों आपस में गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं, पृथ्वी चंद्रमा की ओर और चंद्रमा पृथ्वी की ओर, और इसी आकर्षण बल के कारण इनके बीच की दूरी निश्चित बनी रहती है और चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर गति करता रहता है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, जिस तरह पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आकर्षण बल लगता है तो उसी तरह सूर्य और ग्रहों के बीच भी आकर्षण बल लगता है और उसी आकर्षण बल के कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा तथा सूर्य के कारण उत्पन्न ज्वार भाटा, ज्वार भाटा जो है एक समुद्री घटना होती है कि पूर्णिमा के दिन, जिस दिन चंद्रमा फुल मून डे नाइट होती है, उस दिन समुद्र में पानी का स्तर ऊपर की ओर चंद्रमा की ओर आकर्षण होने के कारण, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऊपर की ओर उठता है। तो जब ऊपर की ओर उठता है उसको कहते हैं ज्वार आना समुद्र में, और जब वो पीछे जाता है उसको कहते हैं भाटा। तो इसके पीछे का कारण भी चंद्रमा और सूर्य के कारण उत्पन्न ज्वार भाटा है। अगला प्रश्न है कि मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं। देखिए जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्वीय बल के कारण गिरती है तो वस्तु मुक्त पतन में कहलाती है। अर्थात यदि हम ऊपर से कोई वस्तु नीचे की ओर गिरा रहे हैं और उस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल लगे और कोई बल न लगे तो हम कहते हैं कि वह वस्तु मुक्त पतन की अवस्था में है, मुक्त पतन हो रहा है उस वस्तु का और पृथ्वी की ओर गिर रही है। अगला प्रश्न है गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं। त्वरण हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं
कि जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है और यदि वह वेग परिवर्तन धनात्मक होता है अर्थात वस्तु का वेग लगातार बढ़ते जाता है तो उसको त्वरण कहते हैं। तो यहाँ में पढ़ना है गुरुत्वीय त्वरण। देखिए, जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है अर्थात वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है। इस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यदि हम ऊंचाई से कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिराते हैं तो वो जब नीचे की ओर गिरती है तो उसका वेग लगातार बढ़ते जाता है अर्थात वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है और यह त्वरण जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, इसलिए इस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल g से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जो है वो कैपिटल G था और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g से व्यक्त करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक त्वरण का ही मात्रक होता है। जैसे हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि त्वरण का मात्रक मीटर बटे सेकंड की घात 2 या ms की घात ऋण 2 होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक भी वही होता है, मीटर बटे सेकंड की घात 2। और इसका सूत्र होता है स्मॉल g बराबर कैपिटल G इंटू m अपॉन डी स्क्वायर, जहाँ पर देखिए g गुरुत्वीय त्वरण है, g कैपिटल G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है जिसका मान 6.673 गुणे 10 की घात ऋण 11 न्यूटन मीटर किलोग्राम की घात ऋण 2 होता है। और m जो है यहाँ पर पृथ्वी का द्रव्यमान है और d वस्तु तथा पृथ्वी के बीच की दूरी है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो देखिए, पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है g बराबर 9.8 मीटर सेकेंड की घात ऋण 2। इस राशि को आप लोग याद रख लीजिए कि पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान या स्मॉल g का मान 9.8 मीटर सेकेंड की घात ऋण 2 होता है। अगला प्रश्न है किसी वस्तु का भार किसे कहते हैं। सामान्यतः हम भार और द्रव्यमान को एक ही चीज समझ लेते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान इतना है या भार इतना है, लेकिन दोनों ही अलग अलग चीजें होती हैं। देखिए, किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है अर्थात पृथ्वी जिस वस्तु पर जितना आकर्षण बल लगाती है वह उस वस्तु का भार कहलाता है। और इसका सूत्र होता है भार बराबर स्मॉल m इंटू जी, जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान है और g जो है गुरुत्वीय त्वरण है। और भार एक बल है, इतना इसका मात्रक भी न्यूटन होता है और यह एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि अर्थात ऐसी राशि जिसमें उसके परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। देखिए, भार जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है और हमने देखा है कि पृथ्वी जो है ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है अर्थात उसकी त्रिज्या हर जगह एक समान नहीं है। तो सूत्र के अनुसार पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है अर्थात दूरी जितनी ज्यादा होगी गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही कम होगा। और ध्रुवों पर चपटी है अर्थात ध्रुवों के बीच की ध्रुवों पर दूरी जो है पृथ्वी की केंद्र से कम होती है। तो किसी भी वस्तु का भार ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है और विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। पृथ्वी पर ही प्रत्येक हर वस्तु का भार एक समान हर जगह एक समान नहीं होता अर्थात ये सार्वत्रिक नहीं होता है। पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर एक ही वस्तु का भार अलग अलग हो सकता है। ध्रुवों पर किसी भी वस्तु का भार सबसे अधिक होगा और विषुवत रेखा पर किसी भी वस्तु का भार सबसे कम होगा। अगला प्रश्न है कि द्रव्यमान किसे कहते हैं। देखिए, अभी हमने भार पढ़ा था, अब है द्रव्यमान। भार का फॉर्मूला था W बराबर m इंटू जी। m इसमें क्या था, वस्तु का द्रव्यमान। तो ये द्रव्यमान क्या है कि किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। किसी वस्तु में कितना पदार्थ है वह उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, हमने देखा था कि भार जो है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान जो है सार्वत्रिक होता है अर्थात ये प्रत्येक स्थान पर एक समान होता है, चाहे आप उसे पृथ्वी के किसी भी कोने में नाप लें। अगला प्रश्न है इसी पर आधारित कि द्रव्यमान और भार में अंतर लिखो। तो देखिए, पहला अंतर है कि द्रव्यमान वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा होती है अर्थात वस्तु में कितना पदार्थ है वह उसका द्रव्यमान कहलाता है, जबकि भार जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उस वस्तु का भार कहलाता है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, द्रव्यमान के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, जबकि भार एक सदिश राशि है। द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता नहीं है। भार स्थान पर निर्भर करता है, पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर
एक ही वस्तु का भार अलग अलग हो सकता है, और यदि अंतरिक्ष में चले जाएं तो वहां भी अलग होगा। द्रव्यमान का मान सार्वत्रिक होता है। सार्वत्रिक का अर्थात आप इसके विश्व के किसी भी कोने में चले जाइए, किसी वस्तु का द्रव्यमान बदलता नहीं है, जितना है उतना ही रहेगा, जबकि भार का मान सार्वत्रिक नहीं होता। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, जबकि भार हमने पढ़ा था एक बल है जिस बल से पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, और बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो इस प्रकार भार का मात्रक न्यूटन होता है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्नों को पढ़ेंगे। थैंक यू।